सन 1959 में जब दुनिया नई आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ रही थी, यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जो इतिहास में एक रहस्य के रूप में दर्ज हो गया। उन्होंने उत्तरी यूराल के गोरा ओटोटेन पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए 14 दिवसीय स्कीइंग अभियान की योजना बनाई थी। यह अभियान उस समय के सोवियत संघ के स्वेर्दलोव्स्क ओब्लास्ट के उत्तरी भाग में स्थित था। उनका उद्देश्य स्कीइंग के माध्यम से इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना था। जनवरी 1959 के अंत में यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों का एक समूह उत्तरी यूराल में स्कीइंग अभियान पर निकला। इस समूह में कुल 10 सदस्य थे, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। इनकी उम्र 20 से 38 वर्ष के बीच थी। समूह के नेता इगोर डाइटलोव की उम्र 23 वर्ष थी। उन्होंने अपनी यात्रा 25 जनवरी 1959 को इवदेल शहर से शुरू की। वे विजहाय गांव तक ट्रक से गए, जो उत्तर में आखिरी बसा हुआ स्थान था। 27 जनवरी को विजहाय गांव से निकलकर उन्होंने लोजवा नदी के किनारे जंगल के अंदर जाने की शुरुआत की। यहाँ से उन्होंने अपना यात्रा मार्ग उत्तर की ओर तय किया। उनकी योजना थी कि वे उत्तरी यूराल पर्वतों में एक पास से गुजरेंगे और अंत में ओटोटेन पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। उनकी यात्रा की कुल दूरी लगभग 509 किलोमीटर थी। उनका लक्ष्य था कि वे ओटोटेन पर्वत तक पहुँचे, जो घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 28 जनवरी की सुबह समूह ने अपने कैंप को समेटा और लोजवा नदी के किनारे आगे बढ़ना शुरू किया। सर्दियों की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके जंगलों के बीच यह यात्रा आसान नहीं थी। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था और ठंडी हवाओं के साथ यह और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। लोजवा नदी के किनारे चलते हुए समूह ने गहरी बर्फ और जमी हुई नदी के किनारों से होकर यात्रा की। यहाँ का दृश्य एकदम सफेद था, जहाँ पेड़ बर्फ से लदे हुए थे और हर कदम पर बर्फ की मोटी परत उनके रास्ते में आ रही थी। उन्होंने नदी के किनारे किनारे चलते हुए अपने मार्ग को तय किया। 28 जनवरी का दिन यूरी युदिन के लिए विशेष रूप से कठिन था। उसके स्वास्थ्य ने उसे इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को जारी रखने की अनुमति नहीं दी। यूरी युदिन को दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी और वह समझ गया कि आगे बढ़ना उसके लिए संभव नहीं होगा। समूह के सदस्यों ने उसे वापस लौटने की सलाह दी और यूरी ने भी समूह को अलविदा कहने के बाद विजहाय गांव की ओर लौट गया, जबकि बाकी के सदस्यों ने अपनी योजना के अनुसार यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, यात्रा और भी कठिन होती गई। रास्ते में उन्होंने बर्फ के टीले, जमी हुई नदियां और ठंडी हवाओं का सामना किया। उन्हें हर कदम पर यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और यह भी कि वह एक दूसरे से दूर न हो जाए। जैसे जैसे शाम हुई, उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर कैंप लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने टेंट को बर्फ में मजबूती से गाड़ा और रात बिताने के लिए तैयार हुए। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का निश्चय किया और अपने अभियान को जारी रखा। 29 जनवरी को भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों की ओर कदम बढ़ाया। यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था और चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही थी। उन्होंने अपने नक्शे और कंपास का उपयोग करते हुए सही दिशा में चलने की कोशिश की। 30 जनवरी 1959 को समूह ने ऊंचाई की ओर चढ़ाई शुरू की। उन्होंने खोलात स्याक्ल पर्वत की दिशा में बढ़ना शुरू किया। खोलात स्याक्ल का अर्थ है मृतकों का पर्वत, जिसे स्थानीय मनसी जनजाति इस नाम से पुकारती है। यह पर्वत बर्फ और ठंडी हवाओं से ढका हुआ था, जिससे चढ़ाई और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। 31 जनवरी का दिन भी बाकी दिन की तरह चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरा हुआ था। इस दिन भी उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। डाइटलोव पास घटना में 9 सोवियत पर्वतारोहियों के साथ जो कुछ भी हुआ वह 1 और 2 फरवरी 1959 के बीच हुई थी। उस रात उन्होंने शिविर को एक खुले स्थान पर स्थापित किया, जहां से वे अपने आसपास के क्षेत्र को देख सकते थे। उनका इरादा अगले दिन चढ़ाई जारी रखने का था। दुर्भाग्यवश उस रात कुछ अज्ञात कारणों से उन्हें अपने तंबू को छोड़ना पड़ा और वे बिना उचित कपड़ों के बर्फीले मौसम में भागे थे। बाद में उनकी लाशें बर्फ में ढकी हुई अलग अलग स्थानों पर पाई गईं। समूह के कुछ सदस्य अर्धनग्न अवस्था में थे, जिसमें से कुछ के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया और कई सवाल खड़े किए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें अपने तंबू को इतनी जल्दी छोड़ना पड़ा। उनकी मौत कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य है। इस घटना को डाइटलोव पास घटना के रूप में जाना जाता है और इसके पीछे के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
यह घटना आज भी लोगों को आकर्षित करती है और उन्हें प्रकृति की शक्ति और रहस्यों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। अभियान के दौरान जो घटनाएं घटी, उन्होंने न केवल सोवियत संघ बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस घटना की जांच के लिए एक आधिकारिक जांच समिति बनाई गई थी, लेकिन उनके निष्कर्ष भी अस्पष्ट रहे। विभिन्न सिद्धांतों में लेविना जनजाति के शाप, अज्ञात जानवरों के हमले, सैन्य परीक्षण, अज्ञात उड़न तश्तरी, यूएफओ की गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो सका है। इस घटना की गूढ़ता और रहस्यमयता ने इसे लोकप्रिय संस्कृति में एक विशेष स्थान दिलाया है। इस पर अनेक फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं और यह अभी भी अनसुलझी रहस्यों में से एक है। डायटलोव पास घटना ने अनेक लोगों को इस बारे में सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित किया है कि मानव जीवन की नाजुकता और प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति के सामने हम कितने असहाय हैं। इस घटना के बारे में आज भी नए सिद्धांत और अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सच शायद कभी नहीं जाना जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं। वैसे हमें अपने पाठकों की बातें सुनना बहुत पसंद है। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रतिक्रिया है या आप सिर्फ नमस्ते कहना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।